गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड की स्टडी करेंगे। डेफिशिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हमें कुछ एसेंशियल कांसेप्ट्स के बारे में जानना जरूरी है, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हमें मालूम है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्रक करता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाती है, या फिर सेविंग इक्वल टू क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट। और क्या होती है सिचुएशन, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब हमने स्टडी करनी है, कई बार ऐसा भी होता है इकोनॉमी में कि हम जो आउटपुट मानते हैं कि इतना आउटपुट होगा, लेकिन जो हमारा प्लान आउटपुट होता है और प्लान एक्सपेंडिचर होता है वो उससे कम रह जाता है। तो क्या रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज हो पा रहा है, ये चीजें आज हमने स्टडी करनी है। पहला कंसेप्ट है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए और रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज हो जाए, ठीक है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो, लेकिन रिसोर्सेज पूरी तरह से हमारे यूज नहीं भी हो सकते। अब हम इसी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, हम मान लेते हैं कि जो रिसोर्सेज है, अगर हम उनका पूरी तरह से यूज करते हैं, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता है, तो उससे 10 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर मतलब आउटपुट होगा, ठीक है, अगर रिसोर्सेज का हम पूरी तरह से यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब एग्रीगेट आउटपुट है और हमारा एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, 8 बिलियन डॉलर। आउटपुट और एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, जो प्लान है, प्लान आउटपुट और प्लान एक्सपेंडिचर है हमारा, प्लान आउटपुट प्लान एक्सपेंडिचर है हमारा 8 बिलियन डॉलर, 8 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर क्या है, 1 बिलियन है, लेकिन हमारी कैपेसिटी कितनी थी, 10 बिलियन। तो 2 बिलियन जो रह गया, क्या वो रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज हो पा रहा है, नहीं ना। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जहां पर प्लान आउटपुट प्लान एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाता है, वो कौन सी सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट की। लेकिन इसमें क्या था, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, वो फुल यूटिलाइजेशन की सिचुएशन जरूर है, लेकिन जो 2 बिलियन है वो क्या है, वो एक्सेस कैपेसिटी थी ना हमारी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी है, जो या फिर वो रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज नहीं हो पाया। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए और रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज हो। लेकिन जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसमें क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो सकती है, लेकिन रिसोर्सेज का कई बार पूरी तरह से यूज नहीं होता। सेकेंड सिचुएशन है हमारी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी क्या होती है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें मैं काम करना चाहती, मतलब मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे काम मिल रहा है, लेकिन जो वेज रेट मुझे मिल रही है उस पर मैं काम नहीं करना चाहती। वॉलंटरी क्या है, मतलब मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे काम भी नहीं मिल रहा, और जो काम मुझे मिल रहे हैं, जो वेज रेट मुझे दी जा रही है, उस वेज रेट पे मैं काम करने की इच्छुक नहीं हूँ। और सेकेंड इनवॉलंटरी क्या है, इनवॉलंटरी वो है जिसमें मैं काम तो करना चाहती हूँ पर मुझे काम नहीं मिल रहा। वॉलंटरी क्या थी, जिसमें मेरे को काम मिल रहा है, लेकिन मैं उस काम को करने की इच्छुक नहीं हूँ, या मुझे वो वेज रेट पसंद नहीं है, या मुझे वो जॉब पसंद नहीं है, या मुझे वो जिस लोकेलिटी में है वो लोकेलिटी पसंद नहीं है। इनवॉलंटरी क्या है, जिसमें मैं तो काम करना चाहती हूँ पर मुझे काम नहीं मिल पा रहा। थर्ड सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल एम्प्लॉयमेंट। हम कह देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट वहां पे होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट वहां होगी जहां लेबर ऑफ सप्लाई और डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर सप्लाई और इक्वल टू हो जाए लेबर डिमांड। जहां पर लेबर की सप्लाई लेबर की डिमांड के इक्वल हो जाए, वो कौन सी सिचुएशन है हमारी, फुल एम्प्लॉयमेंट की। मतलब जितनी लेबर काम करना चाहती है सबके सबको काम मिल रहा है, ठीक है। और नेचुरल क्या होगी, जब हम कहते हैं लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड इक्वल हो गई है तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस सिचुएशन में भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल पाता, कुछ डिग्री तक अनएम्प्लॉयमेंट रह जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो प्राकृतिक रूप में रह जाती है इसको हम जीरो अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं।
फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब ये पाई जाती है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या होता है कई बार कुछ हद तक फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में पाई जाती है। फ्रिक्शनल क्या है? फ्रिक्शनल है कि कंपनी में, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन हम वहां से मूव करना चाहते हैं, क्यों? कुछ वियर एंड टियर्स हो जाते हैं, कई बार हमें कुछ जॉब में कुछ वियर एंड टियर्स हो गए, शॉर्टेज ऑफ पावर होगी, या फिर हमें सैलरी कम लगती है, ये सब के सब। स्ट्रक्चर क्या है कि वहां पे पहले जो काम करने वाले थे उसकी काम जिस कंपनी में हम कर रहे थे उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो गया, वहां पे कुछ एक्सपर्टाइज आ गए जो कि काम से रिलेटेड हमें नई नई टेक्निक्स की नॉलेज देते हैं, या फिर कई बार कुछ कंपनी में कुछ लॉसेज हो जाते हैं इस वजह से। तो अब हमने ये सारे के सारे एसेंशियल कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की स्टडी करने से पहले। देखो इकोनॉमी में क्या होता है, हमने जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की है तो इसमें हमने क्या स्टडी किया है कि हम हमेशा एग्रीगेट के बारे में स्टडी करते हैं, होल के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसमें हमें ये सारे कंसेप्ट की कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है और कब पाई जाती है, क्या क्या सिचुएशंस होती है, इनका हमें पता होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे डेफिशिएंट डिमांड क्या है। डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जिसमें डिमांड में कमी आ जाती है, मतलब इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड जो है कम की जा रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से डिमांड में कमी आ रही है। हम कहते हैं ना एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि 10 बिलियन यूएस डॉलर जो है हमारा मतलब प्लान आउटपुट है वर्थ, लेकिन जो हमारी प्लांट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है 8 बिलियन डॉलर। जो 2 बिलियन का डिफरेंस रह गया था वो हमारा क्या था, वो हमारी डेफिशिएंट की कमी थी। तो वही चीज है कि हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहां पे होगा, एडी अगर फॉल करने लग जाएगी, फॉल शॉर्ट ऑफ इट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम हो जाएगी। अब आप इसमें डायग्राम के थ्रू देखो, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया इनकम, और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड। ओ वाई क्या शो करता है एग्रीगेट सप्लाई को, अब ये जो एडीपी है ये क्या एग्रीगेट डिमांड प्लांट एग्रीगेट डिमांड को शो करती है, एटीएफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब जो ये ई और एफ पॉइंट है कि जहां पे इसको वाई को कट करेगी एडीएफ, वहां से नीचे की तरफ एक लाइन ली, इतना ये हमारा जो डिफरेंस है ई और एफ पॉइंट, ये क्या शो करता है, देखो हमारा फुल पे क्या है फुल और इसका डिफरेंस फुल, हमने ये फुल का मतलब क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और ये प्लांट, फुल में से प्लांट को अगर माइनस करेंगे तो हमारा ईएफ आ जाता है, और ईएफ हमारी क्या है डेफिशिएंट डिमांड में जो कमी है, मतलब सप्लाई जो इकोनॉमी में सप्लाई है वो ज्यादा हो रही है पर डिमांड क्या है कम हो रही है। इसके भी इकोनॉमी में कुछ कारण है, क्या कारण है, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर इकोनॉमी में प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाए, लोग अपने खर्चे जो करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन पे वो कम कर दें, तो क्या हो जाएगा इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। सेकेंड, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी कटौती कर दी जाए तब भी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी। ये कैसे है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट जो है अपने खर्चों में कटौती कर दे, मान लो उसके बजट में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गवर्नमेंट को अपने कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ती है, तो वो क्या सिचुएशन बन जाती है कि जहां हमने जो प्लान की थी और जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल था उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो वो क्या होती है रिडक्शन होगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, तो वो कौन सी सिचुएशन होगी डेफिशिएंट डिमांड की। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, अगर लगातार जो हम बाहर की कंट्रीज को अपना माल बेचते हैं उसमें कमी आनी शुरू हो जाए, वो हमारे माल को लेने के लिए रेडी ना हो, या लगातार हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते जाए, तो वो क्या सिचुएशन हो जाती है डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन बन जाएगी। राइज इन इंपोर्ट, लगातार हमारे जो इंपोर्ट्स हैं बाहर की कंट्रीज से बढ़ते जाएं, हम जब बाहर की कंट्री से कोई चीज अपनी कंट्री में लाते हैं तो वो हमें सस्ते दामों में मिलती है, मतलब बाहर हमारी जो इकोनॉमी में उत्पन्न हुई चीज के मुकाबले वो सस्ती होती है, तो क्या हो जाता है जो हमारी इकोनॉमी में अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो कौन सी सिचुएशन आ गई डेफिशिएंट डिमांड की। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, अगर टैक्स रेट्स बढ़ जाएंगे तो जो लोगों की स्पेंड करने की पावर है, मतलब वो तो टैक्स पे करने में ही रह गए, स्पेंड करने की पावर, उनके एक्सपेंडिचर्स तो कम हो गए, अब एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे तो वो क्या होगा डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी।
तो ये सारी की सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हमारी डिमांड में कमी आती है, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स कल हम पढ़ेंगे 4 सर्कुलर सिचुएशंस फॉर क्रिटिकल सिचुएशंस इन द इकोनॉमी। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं इकोनॉमी में जो डेफिसिट डिमांड से रिलेटेड है। ठीक है, आज का टॉपिक आपको क्लियर है?